once again. हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। आज का यह वीडियो तमिलनाडु में एक स्थान है, स्थान कूलम। वहाँ एक दुखद घटना 19 जून को शुरू होती है तथा 23 जून को समाप्त होती है, दो पिता पुत्र के कस्टडियल डेथ के साथ। 19 जून को करीब 9 बजे पुलिस लॉकडाउन से संबंधित गाइडलाइंस को लागू कराने के लिए जो विजिट करती है, उस विजिट के क्रम में बेनिक्स के मोबाइल शॉप के पास जाती है, जो कि गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए वह दुकान खुला हुआ था। तो पुलिस उस दुकान को बंद करने के लिए कहती है, दुकान खुला रखने से मना करती है, जिसको लेकर बेनिक्स तथा उसके पिता और पुलिस के बीच में कुछ बहस होती है, जिसको लेकर पिता की गिरफ्तारी भी होती है, एफआईआर भी होती है, पुत्र की भी गिरफ्तारी होती है और इन दोनों का रिमांड 20 जून को होता है, अस्पताल से मेडिकल फिटनेस लेने के बाद। तथा 22 तारीख को बेनिक्स की मृत्यु हो जाती है और 23 तारीख को उसके पिता जयराज की मृत्यु हो जाती है। ये दोनों मृत्यु कस्टडियल डेथ होते हैं। तो इस बहस को लेकर, इस घटना को लेकर जबरदस्त पब्लिक प्रोटेस्ट होता है, जिसका संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय मद्रास द्वारा सुओ मोटो लिया गया तथा इस कस्टडियल डेथ से संबंधित इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। तो इस घटना में जो विधिक पहलू हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बेनिक्स और उसके पिता जयराज के विरुद्ध जो एफआईआर हुए थे वह आईपीसी की धारा 353, 188, 269 और कोई एक धारा के तहत हुई थी। इन चारों धाराओं में से ऐसा कोई भी अपराध ऐसा नहीं था जिसकी सजा 7 वर्ष से अधिक हो। यानी कि इस केस में सीआरपीसी की धारा 41 की उपधारा 1 के क्लॉज बी तथा अर्नेस्ट सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित गाइडलाइंस का लागू होना आवश्यक हो जाता है और लागू होते हैं। तो सीआरपीसी की धारा 41(1) के क्लॉज बी के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पहले, किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के पहले उसके ऊपर नोटिस ऑफ अपीयरेंस तामील किया जाना है, जो कि अर्नेस्ट सिंह के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया कि एफआईआर के संस्थान होने से 2 सप्ताह के अंदर किया जाना है। साथ ही गिरफ्तार करने के पहले पुलिस को यह संतुष्ट होना है कि उसकी गिरफ्तारी अनिवार्य है। परंतु इस केस में यदि हम देखते हैं तो 19 तारीख को लगभग 10 बजे रात्रि के आसपास एफआईआर दर्ज होती है, 20 को रिमांड किया जाता है और 22 और 23 को पुत्र और पिता की मृत्यु हो जाती है। यानी कि इस घटनाक्रम में अभियुक्त के ऊपर ना तो नोटिस ऑफ अपीयरेंस तामील हुआ, ना पुलिस को अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में आवश्यकता और उनकी गिरफ्तारी आवश्यक थी इसके बारे में संतुष्ट होने का कोई मौका मिला। इसके अलावा अर्नेस्ट सिंह के बाद में यह भी दिया गया था कि मजिस्ट्रेट भी इस बात को सुनिश्चित करेगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो अर्नेस्ट सिंह के बाद में रिमांड से संबंधित और गिरफ्तारी से संबंधित जो गाइडलाइंस दिए गए उनका अनुपालन होगा। यानी कि
अरनेस्ट सिंह के बाद में जो भी रिमांड से गिरफ्तारी से संबंधित गाइडलाइंस थे, रिमांड से संबंधित गाइडलाइंस थे, उनका अनुपालन नहीं किया गया। और इस कोरोना काल में न्यायालय की कार्रवाई जारी रखने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 6 अप्रैल 2020 को एक गाइडलाइंस जारी किया गया, जिसके अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्रवाई की जाए। वजह थी कि कोरोना के इस संकट में सबको अपने स्वास्थ्य के संबंध में प्रिकॉशन लेते हुए काम करना अनिवार्य है। तो इस ऐसे केसेज में, यानी जहाँ फर्स्ट रिमांड के केसेज हैं, वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिमांड करना, फर्स्ट रिमांड उचित नहीं होता है। वजह कि उस ऐसे हालात में मजिस्ट्रेट को इस बात का मौका नहीं मिलेगा कि वह उस अभियुक्त को जिसको रिमांड किया जा रहा है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर सके। तो ऐसी सूरत में हमें विधायिका द्वारा जो लेट डाउन विधि है, कानून है, उसी के अनुसार काम किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाँ, आज इस कोरोना के इस संकट में हम लोग स्वयं को सुरक्षित रखते हुए तथा दूसरों को भी सुरक्षित रखते हुए काम करना आवश्यक है। लेकिन कानून के अनुपालन में यदि ढिलाई होती है किसी तरह की, तो इस तरह के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इससे संबंधित कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं।